हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4। आज हम लोग 4 पे बात करेंगे। इससे पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो के बाद मैंने लिंक डाल दूँगी इसमें, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैप्टर है मानचित्र, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। आप पहले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने इससे पहले जो पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें ग्लोब के बारे में ही जानकारी दी गई थी। तो वही बता रहा है कि आप ग्लोब के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। जब हम पूरे पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिला, शहर तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र जो होता है जो किसी सतह पर मतलब चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चिपटा करना असंभव है। लेकिन पृथ्वी जो गोलाकार शेप में है उसे पूरी तरह से चिपटा करना संभव नहीं है। इसी बात को बता रहा है। मानचित्र हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। जब बहुत सारे मानचित्र को एक बुक की तरह सजा कर रख दिया जाता है तो उसका नाम एटलस पड़ जाता है, ठीक है। एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने पर खींचा गया मापों पर आधारित होता है। मानचित्र में एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जिसमें से जो है उसमें ऐसे तो मानचित्र बहुत प्रकार के होता है, पर इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बताया गया है नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है भौतिक मानचित्र। यह पृथ्वी की प्राकृतिक स्थलाकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। जो मानचित्र पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ का दर्शाता है उसे क्या कहा जाता है? भौतिक या उच्चवच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जो राज्य, नगर, शहर सबको बताता है और उसकी सीमाओं को बताता है उसे राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये थीमेटिक मानचित्र। यह कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र।
इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिकल मानचित्र कहा जाता है। इस मानचित्र को दी गई सूचना के आधार पर उसकी उचित नामकरण किया जाता है। दी गई सूचना के आधार पर इसका उचित नामकरण भी किया जाता है। और इसमें मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो 3 होते हैं। पहला होता है दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा प्रतीक। इसे भी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। अब आ गया ये रहा दूरी। दूरी को जानते हैं। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। मानचित्र विश्व के एक भाग के छोटे से कागज के पन्ने पर एक पेज पर मानचित्र के जरिए पूरे विश्व को दर्शाया जा सकता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाना पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसमें इतना सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थान के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बहुत दूरी को व्यक्त करती हो। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। इस पर दिखाई गई दूरी का अनुपात होता है। आगे जानते हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 मतलब किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेमी की दूरी से व्यक्त किया जाता है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेमी स्थल बराबर 5 किमी को दर्शाता है, जिससे आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किमी। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थल के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आगे है। जब आप बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे प्रायद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किमी को दर्शाता है, जिसके छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे पैमाने वाले भाग जैसे आपके गांव शहर को कागज पर दिखाया जाता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र में 5 सेमी दर्शाया जाता है। इस प्रकार मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े मानचित्र की अपेक्षा छोटा मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये बताया गया है यहाँ पे। आगे है दिशा के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए इसे भी कवर कर लेते हैं। दिशा अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिने तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जो तीर बना होता है और U लिखा होता है, तो ये उत्तर को दर्शाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप
दूसरी दिशाओं जैसे पूरब, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम को दर्शाया गया है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच के चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर के सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा और दुकान से विद्यालय की दिशा। इसको पता लगाना है आप लोग को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मिट गया है, पता नहीं क्या हो। आवश्यकता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाएं को पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें होगा प्रतीक, बाकी है, इसे भी देख लेते हैं। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृति जैसे भवनें, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरियां एवं कुआं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए ये निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इस प्रतीक के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसानी होता है। देखते हैं हम लोग। आसानी होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता ले सकते हैं। हम दिखा रहे हैं कौन सा चिन्ह है वो, ठीक है। तो ये रहा, ये रेल लाइन, बड़ी लाइन, या इसमें रेल लाइन में इसमें ऐसा होता है, और सड़कें पक्की या कच्ची सड़कें में ऐसा होता है और कच्ची सड़कें में ऐसा। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला में ऐसा सड़क होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ये से राज्य में ऐसा और जिला में ऐसा होता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल में ऐसा होता है, मतलब पानी का ऐसे नदी में, कुआं, फिर ये तालाब, नहर और एक दिख नहीं रहा, सॉरी, ऐसे आप लोग देख लीजिए, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। जिससे आप लोग को दिशा सूचक अच्छा हो जाएगा। किसी भी जगह का पता लगा सकते हैं, मतलब कौन सी जगह है वो। के द्वारा मानचित्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के प्रयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का प्रयोग भी इस उद्देश्य से किया जाता है।
उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशय, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वत, पीले रंग का इस्तेमाल पठार और हरे रंग का मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र, हे भगवान ये क्या होगा, 1 मिनट। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आलेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यासद और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। एक होता है खाका, इसके बाद चैप्टर लास्ट हो जाएगा। खाका एक छोटे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई के बारे में जो जानकारी देता है उसे खाका कहा जाता है, और ये बड़े पैमाने का रेखाचित्र होता है। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है और इसका क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। ऐसे टाइम तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर लगेगा। अब इसमें टिक तो लगा हुआ पहले से ही, बस आंसर आप लोग को देना, ठीक है। दीजिए तो सही उत्तर का चिन्हित कीजिए। वृक्ष के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहता है? जो वृक्ष के वितरण को दर्शाता है उसे कहते हैं थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, ठीक है। और ये है नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने के लिए किया जाता है? नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशय को दिखाने के लिए, और दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग क्यों किया जाता है बताइए, क्यों किया जाता है दिक्सूचक का उपयोग? तो ये किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, और पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। तो यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो जाता है और क्वेश्चन आंसर भी हो गया। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।